नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका को जो है हम डिस्कस करेंगे। जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये 4th पार्ट है। इससे पहले जुलाई महीने के 3 पार्ट जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं, और 3 पार्ट के अलावा प्रीवियस जितने भी मंथ रहे हैं उन सभी की हर एक वीडियो जो है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट 6 मंथ का एडिशन भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जुलाई महीने का 4th पार्ट जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी गिरिराज पत्रिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है। तो बोलते हैं कि चंबा मिंजर फेयर सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। देखो, क्वेश्चन अलग रूप में पूछा गया है कि चंबा का मिंजर मेला जो है वो कौन से महीने में लगता है। अब बताना है महीना आपको, जो हमारा हिंदू ओरिजिनल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको बताना है। अब देखो, चंबा का जो मिंजर मेला लगता है वो श्रावण महीने में लगता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आजकल ये महीना जो है वो लगा हुआ है, सावन के महीने में लगता है, तो आजकल ये मेला जो है वो लगा हुआ है। एग्जैक्टली ये मेला कब लगता है, कब तक चलता है और किस तरह से न्यूज़ में आया, वो सारा जो है हम यहाँ से जानते हैं। ये मेला जो है वो 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है? दूसरा रविवार जो होता है सावन महीने का, उसको जो है ये स्टार्ट हो जाता है, और ये मेला जो है वो 1 सप्ताह तक चलता है, यानी कि 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक जो है ये चलता है। इस बार मेले की बात की जाए ना, तो इस बार ये मेला 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ, 30 जुलाई तक जो है ये चलेगा। और मेले के दौरान क्या होता है? मेले के दौरान रघुवीर जी के साथ जो है वो 200 से अधिक देवी देवता जो है वो आते हैं। तो इस बार 200 से अधिक देवी देवताओं ने जो था वो यहाँ पर आए और यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और कहा जाता है कि चंबा मिंजर मेले की शुरुआत जो था वो 10वीं शताब्दी में जो था वो कर दी गई थी। उस दौरान यहाँ के राजा साहिल वर्मन जो था वो हुआ करते थे। साहिल वर्मन ने 1920 में रावी नदी के किनारे चंबा शहर की पहले स्थापना की, और कहा जाता है कि साहिल वर्मन के 10 पुत्र थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था चंपावती। चंपावती के नाम पर ही जो था वो राजा साहिल वर्मन ने चंबा शहर का नाम रख दिया, और रियासत की राजधानी जो था वो ब्रह्मपुर में बनाई गई, जो प्रेजेंट टाइम में भरमौर के नाम से जो है वो जाना जाता है। राजा साहिल वर्मन जो था वो चंबा जो था वो इसे बाद में कैपिटल को भी जो था वो चंबा ही ले आए। और कहा जाता है कि चंबा में चौगान मैदान जो स्थित है ना, वहाँ से रावी मेला जो है वो शुरू होता है। कहा जाता है कि रावी नदी का बहाव जो है चौगान से होकर जो था वो जाता था, यानी कि चौगान से होकर जो था ये बहती थी। और रावी नदी के एक तरफ चंपावती का मंदिर हुआ करता था, दूसरे किनारे में हरिराय का मंदिर हुआ करता था। चंपावती मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले साधु रोजाना जो था वो हरिराय मंदिर में भी जाकर जो था वो आराधना करते थे। कई बार नदी का पानी का बहाव इतना तेज हो जाता था कि चंपावती मंदिर से हरिराय मंदिर में माथा टेकने से वो वंचित रह जाते थे, जा ही नहीं पाते थे। और राजा साहिल वर्मन भी इस बात से परिचित थे, उनको पता था कि इस तरह की बात जो है वो यहाँ पर होती है। अब राजा थे तो उनको सॉल्यूशन भी जो था वो करना था किसी न किसी तरह से। तो यहाँ पर ये बात कही जाती है कि एक दिन उन्होंने चंपावती के मंदिर में रहने वाले साधु से कुछ ऐसा करने को कहा कि लोग चंपावती और हरिराय मंदिर में जाने के लिए जो है एक आसान सा रास्ता जो है वो उनको मिल जाए, आसानी से जो है वो आ जा सकें, दर्शन कर पाएँ। तो राजा के कहने पर साधु ने जो था वो क्या किया? साधु ने लोगों एवं श्रद्धाओं को, जो श्रद्धालु थे वहाँ के, उनको एकत्रित किया और यज्ञ जो था वो एक आयोजित किया। 7 दिनों तक जो था वो यज्ञ चला, और कहा जाता है कि यज्ञ के 7 रंगों में 7 यज्ञ में जो था वो 7 रंगों के धागों से एक डोरी बनाई गई, और जिसे मिंजर का नाम जो था वो दिया गया। यज्ञ के अंतिम दिन जो था वो पूर्णाहुति दी गई, और इस दौरान जो था वो स्वतः ही रावी नदी का झुकाव जो था वो दूसरी ओर मुड़ जाता है। फिर रावी नदी दूसरी ओर जो है वो बहने लगती है। इस दौरान आसानी से जो था वो चंपावती मंदिर भी जा सकते थे फिर, और हरिराय मंदिर भी जो था वो जा सकते थे, ये कहा जाता था। तो ये मेला आपको पता चल गया कि 7 दिनों तक ये मेला चलता है, किस तरह से चलता है ये भी आपको पता चल गया। और अब हम बात करते हैं कि ये मेला नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, ये किस लेवल का ये मेला है। तो पता होना चाहिए कि ये जो मेला है, ये मेला जो है वो इंटरनेशनल लेवल का जो है वो मेला है। चंबा का मेला जो है वो इंटरनेशनल लेवल का मेला है। ये आपको हमेशा ही याद रहनी चाहिए बात, ये गलत नहीं होनी चाहिए अगर पूछा जाता है। जैसे शिवरात्रि मेले के बारे में पूछ लिया गया आपसे, और जैसे आपको कुल्लू के दशहरे के बारे में पूछ लिया गया, तो ये गिने चुने मेले हैं जिनके बारे में आपको लवी मेला हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये जो आपने अभी जानकारी जानी ना सारी की सारी, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी नई जानकारी है।
जानने को तो ना और भी इसके बारे में जान सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि अभी ना हम इतना ही जानते हैं इसके बारे में, नहीं तो बहुत लंबी जो है इसी की कहानी हो जाएगी। 5 मिनट से भी ज़्यादा जो है लंबी इसकी कहानी जो है फिर हो जाएगी। तो इतनी सी कहानी काफ़ी है कि रावी नदी का झुकाव है, उस तरह से ही मिंजर मनाया जाता है और मिंजर मेला भी मनाया जा रहा है, ये मनाया गया जो। तो इस तरह से जो था ये सारा सिनेरियो रहा। अगला क्वेश्चन देखें जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं थ्रू विच स्कीम इन हिमाचल प्रदेश ग्रीन कवर विल बी प्रमोटेड इन स्टेट बाय कवरिंग द बैरन पीक एंड हिल्स लोकेटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस योजना के माध्यम से जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो सभी जिले हैं उनमें सभी प्रकार की जो बंजर भूमि चोटियां हैं और पहाड़ियां हैं उनको शामिल किया जाएगा और हरित आवरण को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि ग्रीन स्टेट बनाने की बात कही जा रही है ना, तो ये भी एक कदम हरियाली की और ही है कि किस तरह से जो है वो किया जाए। अब देखो एक योजना जो था वो इसके लिए चला दी गई। अब उस योजना का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि नाम ही तो एग्जाम में पूछा जाता है, फिर योजना के बारे में खुद ही पता चल जाता है। तो ये है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट योजना है, ये आपने ध्यान रखना है। इस योजना के माध्यम से क्या होगा, इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिले हैं, सारे जिले 12 के 12 जिले जो हैं, जितने इन 12 के 12 जिलों में जो भी बंजर चोटियां पड़ी हुई हैं, पहाड़ियां पड़ी हुई हैं, उनको जो है वो इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा और हरित आवरण, हरित यानी कि ग्रीनरी जो है वो यहाँ पर स्प्रेड की जाएगी। जैसे पौधे लगा दिए, जिस तरह की प्लांटेशन यहाँ पर हो सकती है उस तरह से कर दी। और कहा गया है कि चयनित क्षेत्रों में पौधारोपण जो किया जाएगा और उनका जो रख रखाव किया जाएगा, उस कार्य को करने के लिए जो है वो आउटसोर्स वे में जो है उसको किया जाएगा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है ये पॉसिबल किया जाएगा। इसमें स्थानीय निवासियों को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। ये बात जो है वो कही गई है कि जो लोकल वहाँ के लोग हैं ना, उनको भी जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा, उनको भी रोजगार मिल सके, उनको भी जो है वो काम करने का मौका मिल जाए, थोड़ा सा घर में ही जो है वो इनकम की सोर्सेज मिल जाए। तो ये कोशिश जो है वो की जाएगी। तो इस योजना के बारे में इतना ध्यान रखें, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है इस योजना के बारे में। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना इसका नाम है, नाम नहीं भूलना चाहिए आपको कैसे भी करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं रिसेंटली रजत कपूर इन न्यूज़ बिलोंग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं पहले बता देता हूँ आपको कि ये क्यों न्यूज़ में थे, फिर हम बात करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंध रखते हैं। न्यूज़ में ये इसलिए थे क्योंकि ये एक खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी हैं तो देखो गिरास पत्रिका में तो इनके बारे में नहीं आया था अभी, परंतु इन्होंने जो है वो एक अचीवमेंट जो है वो अभी हासिल की है। अब इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल की है, 2023 के जो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई वो हुई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, UAE में जो है ये चैंपियनशिप जो है वो होती है। इन्होंने यहाँ पर अपनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दी और पूरे हिमाचल को, पूरे इंडिया को जो था वो इन्होंने प्राउड महसूस करवाया। किस तरह से कि इन्होंने जो था वो 2 गोल्ड मेडल जो था वो जीते। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जो था वो यहाँ पर जीते और इसलिए ये चर्चा में आए। अब रजत की बात हो रही है, रजत कपूर की बात हो रही है, तो ये कौन से जिले से जो है वो संबंध रखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है, कांगड़ा के पालमपुर से जो है ये संबंध रखते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इससे पहले भी तो हम कुछ ना कुछ खिलाड़ियों के बारे में जो है वो जान चुके हैं, जो गिरिराज पत्रिका में आया था। तो हमने किस खिलाड़ी के बारे में जो था वो इससे पहले जाना था, तो इससे पहले भी जो है वो 1-2 खिलाड़ी जो हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कवर हुए हैं। उनके बारे में जो है वो एक बार फिर से जो है हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ध्यान रखें कि विशाल भारद्वाज भी जो था वो चर्चा में थे। ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं और ऊना जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी थोड़े दिन पहले ही चर्चा में थे, तो उनके बारे में हमने उस टाइम जो था वो क्लियरली बड़े ही डिटेल में जो था वो जान लिया था। एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिए थोड़ा सा इनके बारे में कि कहाँ से संबंध रखते हैं। और आपने ध्यान रखना है जितेंद्र चौहान भी ये खिलाड़ी हैं, ये सुंदरनगर के से जो है वो संबंध रखते हैं, तो मंडी जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। जो नेशनल ग्रैंप्लिग जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो था वो इन्होंने मेडल जीते थे, मध्य प्रदेश में ये हुई थी, तो वो उस टाइम जो था वो चर्चा में आए थे। इनके बारे में हमने उस टाइम डिटेल से जो था वो फैक्ट जान लिए थे। तो ये आपने बेसिक सी बातें जो हैं वो इनके बारे में ध्यान रखनी है। 2-3 क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना एट व्हाट परसेंटेज रेट विल दी गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स फॉर एजुकेशन। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चलाई गई है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि एग्जाम में ना भूले।
तो बोलते हैं कि इस योजना के तहत जो है वो कितना परसेंट जो एजुकेशन लोन दिया जाएगा वो कितना परसेंट जो है वो दिया जाएगा, कितने प्रतिशत दर से जो है ये ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये जो है ये 1% जो है होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। 1% जो दर होगी उससे उसमें जो है ये उपलब्ध करवाया जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी, तब ये चर्चा में आया था। क्या होगा यहाँ से जो गरीब छात्र हैं, गरीब छात्रों का कल्याण हो सके, उनकी पढ़ाई जो है वो ना बीच में छूटे, उसके लिए उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और प्रबंधन कोई करते हैं, पैरामेडिकल हो गया, फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, ITI हो गया, पॉलिटेक्निकल हो गया, इस तरह के कोई भी पाठ्यक्रम करते हैं ना, तो उनको जो है वो क्या किया जाएगा, यहाँ से फ़ायदा दिया जाएगा। और PhD करने के लिए 1%, PhD भी इंक्लूड है बीच में, करने के लिए 1% का ब्याज दर जो है वो उनको देना पड़ेगा। अप टू कितने लाख, अप टू 20 लाख, 20 लाख तक ही अमाउंट के ले सकते हैं और इसका जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो आप तैयारी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, दूसरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली एग्ज़ाम, ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं पर आप किसी ना किसी की हेल्प और ख़ुद की हेल्प भी जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए ये योजना जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस योजना का नाम पहले ध्यान रखना है, नाम के साथ साथ इसका काम क्या है, इसमें कितना लाख तक का लोन, कितने ब्याज पर लोन दिया जाएगा, वो आपने ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के बारे में ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हमारे पास द लॉन्च व्हीकल प्लान फॉर चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के लिए जो योजना बनाई गई उसमें जो हमारा व्हीकल था ना, लॉन्च व्हीकल जहाँ से लॉन्च किया गया उसको, उस व्हीकल का नाम बताना है। देखो बात जब की जा रही है ना कि चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम पता होना चाहिए। उसका नाम है LVM-3, ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। LVM-3 जो है उसका लॉन्च व्हीकल है। चंद्रयान 3 के बारे में देखो गिरिराज पत्रिका में दिया गया था, हम वही पॉइंट निकालेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडिया के इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया। और इसका जो लॉन्च व्हीकल है जिसको जहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है LVM-3। LVM का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क। ये आपसे पूछा जा सकता है कि LVM का पूरा नाम क्या है। पूछने वाला ये पूछ सकता है कि LVM में M किसके लिए जो है वो स्टैंड करता है, तो ये मार्क MAR के लिए जो है वो स्टैंड करता है। ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ से जो है वो लॉन्च किया गया, ये सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से जो था वो लॉन्च किया गया। इससे पहले देखो चंद्रयान 1 इंडिया जो है वो लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को जो था वो PSLV-C11 से जो था वो लॉन्च किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। चंद्रयान 2 भी जो था वो हमने लॉन्च किया था, वो भी जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था किसी कारणवश, परंतु अभी जो है वो चंद्रयान 3 भी जो है वो लॉन्च कर दिया गया और अब इसकी रिपोर्ट भी जो है कुछ टाइम में मिल जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, 2019 में जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। 6 सितंबर 2019 को जो था वो इसको एग्जैक्टली लॉन्च किया गया था। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। और यहीं से आप क्या ध्यान रखेंगे कि हम बार बार इसरो की बात कर रहे हैं, तो इसरो के चेयरमैन जो हैं वो कौन है, इनका चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए। देखो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है वो हैं श्री S सोमनाथ। इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि श्री S सोमनाथ जो है वो इसरो के प्रेजेंट टाइम में जो है वो चेयरमैन है। इनका चेयरमैन का नाम ज़रूरी होता है, चेयरमैन अगर आपसे पूछ लिए जाएँ। अभी जो चंद्रयान 3 का जो मिशन था ना, इसको एक महिला के द्वारा जो था वो लीड किया गया था। महिला का नाम क्या था, महिला का नाम था ऋतु करिधाल श्रीवास्तव। ऋतु करिधाल श्रीवास्तव जो था वो महिला का नाम था और इन्हें जो था वो इंडिया की रॉकेट वुमेन के नाम से भी जो है जाना गया, ये इनको कहा गया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये भी जो था वो इसके साथ जुड़ी हुई, तो इनका नाम अगर कहीं ना कहीं पर पूछा जाए ऋतु करिधाल श्रीवास्तव का, तो ये महिला है, इनका नाम ध्यान रखना है। रॉकेट वुमेन जो है वो इनको कहा गया। और बाकी इसरो में आपने जान लिया, इसरो के कंपोनेंट भी थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरह के जो हैं वो चंद्रयान 3 के जो हैं वो कंपोनेंट हैं। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट जो हैं वो इसके मुख्य रूप से हैं। 3 कंपोनेंट जो हैं वो किस किस तरह से हैं। एक इसमें लैंडर मॉड्यूल है जिसको LM कह दिया गया, एक इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल है PM जिसको कह दिया गया प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक इसमें रोवर है।
तो लैंडर, प्रोपल्सन और रोवर, ये मुख्य रूप से आपने 3 जो है वो ध्यान रखने हैं। इन तीनों के बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी पता चल गई, बाकी तो आपने सारा डिटेल में जान ही लिया, तो इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन। देखो जुलाई महीने में इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो था वो कब मनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये 29 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया 29 जुलाई को। तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से, और यहाँ से आप टाइगर पार्क के बारे में ध्यान रख सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें ध्यान रख सकते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेट हो सके। और अब स्पेसिफिक थीम की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ष कुछ स्पेसिफिक थीम जो था वो देखने को इसकी नहीं मिलती है, परंतु हम यहाँ से इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व के बारे में जो है वो जान लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले आपको एक और बात जो है वो पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी जो था वो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो और ये 1973 में जो था वो चलाया गया था। अब हमारे पास जो टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये जो है वो कर्नाटक में जो है वो स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व है, ये जो है वो असम में जो है वो स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। आपने ध्यान रखना है सतपुरा टाइगर रिजर्व है, ये भी मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। खजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, ये जो है वो असम में जो है वो स्थित है। आपने नागरहोल यहाँ से टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है, ये जो है वो कर्नाटक में जो है वो स्थित है। औरंग आपने टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है, ये जो है वो असम में जो है वो स्थित है। औरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने असम में जो है वो ध्यान रखना है कि ये असम में जो है वो स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में जो है ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा तो आपको पता ही होगा, HAS में शायद पूछा भी गया है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। तो ये आपने उत्तर प्रदेश का भी ध्यान रखना है। अभी एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। अगर आपको पता है तब भी रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं पर सर्च जरूर करेंगे सरिस्का के बारे में जानने के लिए। सरिस्का SK है, मैंने गलत लिख दिया, सरिस्का है ये। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है कहाँ पर स्थित है सरिस्का, इसके बारे में आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। अब नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने गलती भी कर दी स्पेलिंग में, और अब अगर आप कमेंट करके पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको ज़रूर याद रहेगा। अब आगे हमने क्या किया है, इस बार हमने कुछ 1 लाइन क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं। थोड़े से 1 लाइन क्वेश्चन थे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हिमाचल के भी होंगे, तो उनको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन में बोलते हैं कि ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले जो पहले जो अश्वेत और भारतीय व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो पहले अश्वेत भी थे, भारतीय व्यक्ति भी थे, ये इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे, ये ब्रिटेन की संसद में चुने गए थे। पहले अश्वेत भारतीय सदस्य जो था ये थे। कौन से ईयर में जो था ये चुने गए थे? क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। अब ईयर की जब बात की जाती है ना, तो ईयर में आपने ध्यान रखना है कि ये 1892 में जो था वो चुने गए थे। ईयर नहीं गलत होना चाहिए आपका। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप क्या जान सकते हैं? तो दादा भाई नौरोजी के बारे में और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज जो है वो करवा देता हूँ। ये क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे? तो जी हाँ, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी जो था वो बने थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो था वो 1885 में स्थापना होती है, तो ये 1886 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो था वो बने थे। और 1886 का सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो 1886 का सेशन जो था वो कलकत्ता में जो था वो हुआ था। तो ये कलकत्ता का सेशन जो है वो आपने ध्यान रखना है यहाँ से। इनके द्वारा जो था वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी ऑर्गेनाइज की गई थी। 1866 में लंदन में जो था वो इनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था वो ऑर्गेनाइज की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि इन्हीं के द्वारा जो था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जो था वो इनके द्वारा एक थ्योरी भी दी गई थी। ये थ्योरी दी गई थी इनके बारे में, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो इंडिया की वेल्थ ड्रेन हो रही थी उसके बारे में थ्योरी दी थी। इनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें जो था वो इन्होंने ये थ्योरी जो था वो दे रखी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द अनबियरेबल लाइटनेस
ऑफ बिंग, ये किसका उपन्यास है? द अनबिलीवेबल लाइटनेस ऑफ बिंग जो है ये एक उपन्यास है और ये मिलान कुंदेला का है। अगर पूछा गया तो स्टैटिक रूप में एग्जैक्टली जो है वो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एग्जामिनर ज़्यादा आपको सोचने का मौका नहीं देगा। तो बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में विदेश सचिव जो हैं वो कौन है? तो विदेश सचिव जब पूछा गया है वो विनय मोहन क्वात्रा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विदेश मंत्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि विदेश मंत्री जो है हमारे कौन से हैं, फॉरेन मिनिस्टर जिनको कहते हैं वो कौन है? तो ये हैं एस जयशंकर। इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि एस जयशंकर जो है और राज्यसभा से चुने गए हैं और ये विदेश मंत्री जो है हमारे हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गुरुमुखी लिपि जो है इसके जनक जो है वो किसको कहा जाता है? कि गुरुमुखी लिपि के फादर किसको कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गुरुमुखी लिपि जो है ना इसके फादर गुरु अंगद देव जी को जो है वो कहा जाता है। गुरु अंगद देव जी ने जो था वो इसको आप कह सकते हैं कि इसको जो था वो इसको जनक जब कहा गया तो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। गुरु अंगद 1504 से 1552 के बीच में जो था वो रहे थे और इनके द्वारा ही जो था इसका संकलन गुरुमुखी लिपि का विकास जो था वो किया गया था, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है? अभी हमने क्या पढ़ा था हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर नहीं पढ़ा था ना तो अभी हम जान लेंगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में जो है वो स्थित है और यहाँ से जो नदी बीच से बहकर निकलती है ना वो है राम गंगा नदी और ये राम गंगा नदी जो है वो आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी जो है ये बन जाती है। आगे बोलते हैं तिब्बती नववर्ष जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है लोसर होता है। लोसर हिमाचल में भी मनाया जाता है। हिमाचल में लाहौल स्पीति और किन्नौर में मुख्य रूप से ये देखने को मिल जाता है क्योंकि बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो तिब्बती नववर्ष इसको आप कह देंगे। और इस बार का जो विंबलडन पुरुष एकल खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया? तो वो जीता गया कार्लोस अल्कारेज के द्वारा। ये स्पेन की खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं तो इनका नाम भी आपने कार्लोस अल्कारेज का नाम आपने ज़रूर जो है वो ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन ना किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एचएएस में भी पूछे गए हैं, छोटे जो क्लरिकल लेवल के एग्जाम हैं उससे भी छोटे कोई एग्जाम है उनमें भी जो है वो पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन ना इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन हैं और बड़े ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हैं, कहीं पर भी किसी भी फॉरम में आपसे ये पूछे जाएंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कॉर्लेस अल्कारेज जो है वो किस गेम से जुड़े हुए हैं, तो किस गेम से जुड़े हुए हैं वो भी पता होना चाहिए, कहाँ से संबंध रखते हैं वो भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखें अगले में बोलते हैं अंडर हिमाचल पुष्प क्रांति योजना हाउ मच सब्सिडी इज गिवन फॉर सेटिंग अप ऑफ पॉली हाउस। तो बोलते हैं कि हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत अगर पॉली हाउस किसी को सेटअप करना है तो कितनी सब्सिडी दी जाती है? कमेंट करके अभी आप बताएंगे। लास्ट एडिशन में जो था गिरिराज पत्रिका की जो जुलाई महीने की तीसरी एडिशन थी उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इस बार हम क्या करेंगे ना कि मंथली कंपाइल करेंगे गिरिराज पत्रिका को, जुलाई महीने की पूरी कंपाइल करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम पर इस बार क्यूजीज भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाएं क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ज़रूरी होता है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।